लगता है इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर ट्रेडिंग का जो डिवीजन होता है, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज वाला, वो और एसेट मैनेजमेंट वाला डिवीजन सेम काम करते हैं, तो आप गलत नहीं, बहुत गलत हो। अगर जानना चाहते हो सच्चाई क्या है तो पूरी वीडियो पूरी देखना। हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो गाइस, आई एम रियली सॉरी कि थोड़े टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। सो इट वाज माय बर्थडे वीक, मैं थोड़ा उसमें बिजी हो गई, बट यस नाउ आई एम बैक। तो गाइस, मैं आपको ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज और एसेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिफरेंसेस बताऊंगी। दोनों को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ना मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। सो गाइस, लास्ट ईयर मैंने लगभग इस वाले टाइम पे, जैसे मैंने बताया था, जुलाई 1 को अपना चैनल शुरू किया था और मैंने अपना फर्स्ट बर्थडे बनाया था चैनल के साथ लास्ट ईयर, ठीक है। तो गाइज, अभी क्या है, मैं लास्ट ईयर जब ये चैनल पे वर्क कर रही थी तो हम लोग उस टाइम पे सीएफए का चैलेंज ले रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे मेरे माइंड में बस ये चल रहा था, यार कैसे भी सीएफए लेवल 1 निकल जाए। मेरा एग्जाम भी था नवंबर में, रिजल्ट आ गया जनवरी में, सब कुछ क्लियर हो गया, सब बढ़िया हो गया, सब अच्छा था, ठीक है। अभी टू बी वेरी फ्रैंक, नवंबर में मेरे को दोबारा एग्जाम लिखना था लेवल 2, पर विद फ्यू सिचुएशंस एंड ऑल, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, एग्जाम डेफर करना पड़ रहा है। तो गाइज, मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैं मेरे बर्थडे पे ना थोड़े ज्यादा ही डीप थॉट्स में चले जाती हूँ हर साल ही, तो इस बार भी मैं गई थी। तो यार मैंने ये सब चीजें रियलाइज की कि यार हम लोगों को क्या सच्ची में मुझे फाइनेंस में मेरा करियर बन सकता है। क्योंकि यार मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं मानती, मैं हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ, क्योंकि स्मार्ट वर्क मेरे साथ नहीं करता है वर्क। क्योंकि यार मैं कोई भी चीज को एक बार मेरे को कोई समझाएगा, मैं समझ जाऊंगी, ऐसा नहीं हो पाता है मेरे साथ, ठीक है। मेरे को कोई एक चीज को थोड़ा ढंग से बताया जाए, फिर मैं उसको थोड़ा अपने वे में समझूं, तो आई एम अ वेरी एवरेज लर्नर, आई एम नॉट अ वेरी फास्ट लर्नर और आई एम नॉट अ वेरी स्लो लर्नर, आई कम इन अ मिडिल। तो यार, इज एक्चुअली दिस चेजिंग ऑफ अ ड्रीम ऑफ एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इज अ गुड थिंग, और आई एम एक्चुअली डूइंग गुड, शुड आई कंटिन्यू दैट? बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। पर यार एक चीज है, आपके लिए जो भी चीज आसान हो आप उसको चेस कर रहे हो, फायदा क्या है यार। जो आपके लिए डिफिकल्ट है आप उसके लिए मेहनत करो, चेस करो, उसको अचीव करो, और फिर देखो कि यार सच्ची में वो चीज आप जैसा सोच रहे थे वैसी है, आपके लिए है नहीं है। क्योंकि यार अब एक तरह से अगर मैं जिस चीज में हूँ उसी चीज में कंटिन्यू करती हूँ, लेट्स से अपनी शिफ्ट भी उसी चीज में अच्छी कर लेती हूँ, पर भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। और ये भी है कि यार मैं हो सकता है कि फ्यूचर में जाके रिग्रेट करूं। प्लस मैं बहुत ज्यादा बैकएंड का काम कर रही हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल मजा आ नहीं रहा है। तो यार ऐसा सब करके भी क्या फायदा है। आई नो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनेंगे। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अभी अपना चैलेंज भी ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है, 22nd डे अपना। तो ठीक है गाइज, इट इज टेकिंग टाइम, बट आई नो वी विल डू इट, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपके साथ ना इसलिए शेयर कर रही हूँ, द ओनली रीजन बीइंग, पहली बात तो ये बहुत हॉनेस्ट पेज है। हॉनेस्ट से कहने का मतलब है मैं जो भी फील कर रही होती हूँ मैं आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। मैंने जब अपने चैलेंज भी लिया था मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते थे, एंड आई रियली यूज्ड टू शेयर इट ऑल, कि यार अब मुझे डर लग रहा है, मेरा एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं किया, ऐसा वैसा जो भी है, आई ट्राई टू, ठीक है, जितना भी मुझसे हो पाता है मैं ये वाली चीज आपको बताती हूँ। एंड साथ ही साथ यार हम लोग ये इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, अब हमने जब एक ड्रीम देख ही ली है तो यार उसके ऊपर हमें वर्क भी करना चाहिए। लास्ट ईयर से लेके अभी तक हम लोगों ने इस चीज में कितना वर्क किया है यार। हम लोगों ने सीएफए लेवल 1 क्लियर कर लिया है। ऑब्वियसली यू गाइस आल्सो नो कि सीएफए इज वन ऑफ द वेरी गुड कोर्स इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यार हम वर्क तो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, ठीक है, चीजें थोड़ी स्लो जा रही हैं। एंड एनीवेज यार, आप जैसा भी चाहते हो हर बार वैसा ही हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ठीक है, आई फील वी आर रियली ऑन अ गुड पेज, वेरी गुड पेज, और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। और हम लोग सभी जो भी हम लोग मिलके सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जरूर बनेंगे। क्या गाइज आप लोगों को भी ऐसे थॉट्स आते हैं, या आप भी ऐसा कुछ फील करते हो क्या? अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज कमेंट डाउन कर दो। सो गाइज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया, मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे पर्सनल ओपिनियंस, चलो ठीक है, बहुत है। सो यस गाइज, अब हम बात करेंगे कि क्या हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो उसकी ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज एक्टिविटी होती है, क्या वो सेम होती है जो एसेट वेल्थ मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं?
एंड इफ इट इज नॉट ट्रू देन क्या है? तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी। मैंने इससे पहले आप लोगों को ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज वीडियोस में काफी अच्छे से बताया था कि हम लोगों की कंपनीज ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज के अंदर क्या करती है, ठीक है। एज अ ब्रोकर हम लोग, मैं आपको ना एक और बार ये वाली चीज थोड़ी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मुझे लगता है ना मैंने शायद आपको लास्ट टाइम कंफ्यूज कर दिया था, और मैं भी जब मैंने ये वाला एसेट वेल्थ मैनेजमेंट का पर्टिकुलरली पार्ट पढ़ा तो मुझे एक्चुअल में दोनों के डिफरेंसेस क्लियर हुए। उस टाइम पे शायद थे भी नहीं इतने अच्छे से। तो गाइस ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज के अंदर ना आप बेसिकली नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो रन कर रहे हो। अब यार ये नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो क्या होता है? मैंने आप लोगों को इससे पहले भी डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब बताया था। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब मैनेजर उधर सिर्फ एज अ ब्रोकर वर्क कर रहा है, जो उसको बोला जाएगा रोबोटिक वर्क करके दे देगा, दैट इज ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज, दैट इज नॉट एसेट वेल्थ मैनेजमेंट। एक बार आप लोग चेक कर लेना मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, वो गलत है, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज के अंदर आप एज अ ब्रोकर वर्क कर रहे हो, मतलब आप नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो पे वर्क कर रहे हो। आपका क्लाइंट आपको जैसा बोलेगा आप वैसी चीजें कर दे रहे हो, और आप ब्रोकरेज अपना बिड और आस्क के बेसिस पे आप कमीशन कमा रहे हो। A sort of this is what we call it as under trading and brokerage, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज इनकी ओवरलैप होती है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है, आई गेट दैट, बट एसेट वेल्थ मैनेजमेंट सिंपल है, ठीक है। जहां पे भी डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो हमारा मैनेजर अपना दिमाग लगाएगा, अपने बेसिस पे फैसले करेगा कि यार ये वाला प्राइस अच्छा है बाय करने के लिए, ये वाला अच्छा प्राइस है सेल करने के लिए। तो उन सब चीजों के बेसिस पे हम लोगों का एसेट वेल्थ मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। एसेट वेल्थ मैनेजमेंट सिंपल होता है, पैसे से पैसा कमाना अपने क्लाइंट्स के लिए। वो लोग आपको पैसा डिपॉजिट करेंगे, उस पैसे पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा के देना है, उनको पैसे पे पैसे बना के देने हैं। सो इट इज अवर एसेट वेल्थ मैनेजमेंट। आई होप आपको आप दोनों के दोनों सेग्रीगेशन समझ में आ गए होंगे। तो गाइस एक चीज है, अगर आप एसेट मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर कर रहे हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट। तो इनडायरेक्टली आपके जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो थोड़ा अच्छे अमाउंट में पैसे कमाते होंगे, या फिर उनके पास एक अच्छी इनकम होगी। जैसे कि आपके पेंशन फंड्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। जैसे पेंशन फंड्स के अंदर क्या होता है ना, आपके पास पैसे रहते हैं, अब आपको उनको इस वे में इन्वेस्ट करना है कि आपको आगे जाके अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। तो ऐसे टाइप के सिचुएशंस में आपको एक वेल्थ मैनेजर चाहिए ही चाहिए, जो आप लोगों को हेल्प करे इन सब चीजों के लिए, राइट। तो आपको इधर एक एसेट वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर टाइप्स मिल जाएंगे, जो आपको एग्जैक्टली आपके नीड के हिसाब से आपके लिए सिक्योरिटीज बाई करेंगे, सिक्योरिटीज सेल करेंगे, और जो भी चीजें हैं आगे वैसे वर्कआउट रहेंगी। तो यस गाइज, आई होप अभी आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। पर यार एक क्वेश्चन आता है कि यार ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हम लोगों के हैं एसेट वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन के अंदर, मुझे क्यों हायर करने की जरूरत पड़ रही है? यार सिंपल सा लॉजिक है। अब आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आपका मेन काम लोगों को इंश्योरेंस देना है, ठीक है। आपका मेन काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना ढंग से नहीं आता है, ये काम के लिए एक अलग प्रोफेशनल है, और वो प्रोफेशनल हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर है इधर। तो उसका काम ही यही है कि अब वो मार्केट्स को ट्रैक करेगा, अच्छे सिक्योरिटीज ढूंढेगा, सही टाइम पे उसको सेल ऑफ करेगा, आपकी रिस्क एसेस करेगा, ये सारा काम हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर करेगा। और ये हेट्रोजीनियस अप्रोच होता है, मतलब होमोजीनियस अप्रोच आपका ये होता है कि आप एक ही टाइप की सिक्योरिटीज डाल दो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इसको कहते हैं हम होमोजीनियस अप्रोच। लेकिन हम लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ एक ही सिक्योरिटीज के अंदर पैसे नहीं डालने वाला है, सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर ही पैसे नहीं डालने वाला है, वो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी जगहों पे पैसे अपने करने वाला है इन्वेस्ट। तो ये एक हेट्रोजीनियस अप्रोच होता है। अब अगर हमारा एसेट मैनेजर हम लोगों के ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे कि इक्विटीज और बॉन्ड्स इन सब में इन्वेस्ट करता है, इधर आपका चैनल होगा म्यूचुअल फंड्स, और उस म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप किस में इन्वेस्ट करोगे? आप लोग इक्विटीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है आपका ओपन एंड, एक होता है आपका क्लोज एंड। ओपन एंड का मतलब क्या होता है कि यार आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड है इधर, वो कभी भी आप जब उससे सिक्योरिटीज मांगोगे वो अवेलेबल रहेगा देने के लिए, ठीक है।
लेट्स से कोई एक नया बायर आता है, उसको सिक्योरिटीज चाहिए, तो वो लोग न्यू सिक्योरिटीज इशू कर देंगे, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ओपन एंड। लेकिन क्लोज एंड में क्या होता है ना, आप लोगों का NFO इशू होता है, न्यू फंड ऑफरिंग। वो न्यू फंड ऑफरिंग के अंदर जितने भी लोगों ने आपका म्यूचुअल फंड खरीदा है, फिर अगर किसी को चाहिए तो उन लोगों से ही आपको खरीदना पड़ेगा। सेल एंड बाय उन लोगों के साथ होगा, फिर म्यूचुअल फंड के साथ नहीं होगा, उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड। तो गाइस अभी मैं आगे बढ़ूं, आपको आगे कुछ भी बताऊं, उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या म्यूचुअल फंड्स हम लोगों को जो शेयर्स देते हैं उसकी वोटिंग पावर्स हम लोगों के पास होती है कि नहीं होती है? दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल फंड्स क्या हम लोगों को डायरेक्टली शेयर्स एलोकेट कर देते हैं या फिर यूनिट्स एलोकेट की जाती हैं? आखिर क्या एलोकेट करती है हमारे म्यूचुअल फंड्स? तो चलो गाइस अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने एसेट मैनेजमेंट अंडर ट्रेडिशनल फंड्स की बात की थी, ठीक है, अंडर ट्रेडिशनल वेज। अब हम एसेट मैनेजमेंट अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यार हम लोगों की बहुत ज्यादा इकोनॉमीज में चेंजेस आ रहे हैं। अब सिर्फ इक्विटीज और बॉन्ड से काम नहीं चलता है, देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स या फिर अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज विच आर इन द मार्केट, जहाँ पे हम लोगों का एसेट मैनेजर जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है। तो जानते हैं वो कौन कौन से टाइप के सिक्योरिटीज होते हैं अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स? तो गाइस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका रियल एस्टेट। यार देखो, रियल एस्टेट में हम लोगों के दो टाइप्स होते हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल। अब हम लोगों का जो एसेट मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा क्या सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका हेज फंड्स। तो जो भी आप लोगों के HNI इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग हेज फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का एक एसेट मैनेजर रहेगा जो इन सब चीजों में आप लोगों की हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट प्राइवेट इक्विटी। आपको पता है किसी भी एक पब्लिक कंपनी को लो, प्राइवेट में चेंज करो और फिर सेम कंपनी को दोबारा पब्लिक कर दो, ठीक है। जब हम इस टाइप की चीजें करते हैं तो हम उसी को ही कहते हैं लेवरेज्ड बायआउट, जो कि हम लोगों का प्राइवेट इक्विटी का पार्ट होता है। दूसरा होता है वेंचर कैपिटल, जहां पे हम लोग इक्विटीज ऐसी प्राइवेट कंपनीज को पता करेंगे और उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो आपको लगता है फ्यूचर में जाके ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। और मोस्टली वेंचर कैपिटल स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। तो ठीक है गाइज, ये सब चीजें हम लोगों की प्राइवेट इक्विटी के अंदर रहती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करने ही वाले हैं, ठीक है। इन सब चीजों के अलावा होते हैं आपके अदर व्हीकल्स जो भी इसके अंदर आ सकते हैं। कहने का मतलब यार आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी आजकल कितना बूम पे चल रहा है, डिजिटल करेंसीज ये सब, राइट। तो इन सब चीजों में भी हमारा एसेट मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। तो गाइज अगर हम लोगों का एसेट मैनेजर ये जो भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज के अंदर करता है तो वो ट्रेडिशनल एसेट मैनेजमेंट में आ जाता है, और अगर वो जो अभी मैंने आपको बताए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑल्टरनेटिव वाले उनके अंदर करता है तो वो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट हो जाता है। आई होप गाइज आपको अभी काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों का एसेट मैनेजमेंट कौन कौन से डिविजन्स के अंदर वर्क करता है, हमें एसेट मैनेजमेंट क्यों चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा एसेट मैनेजमेंट और हम लोगों का ये ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज कैसे अलग है, हमें ये भी समझ में आ गया। सो आई होप गाइज टुडेज वैल्यू वाज वैल्यूएबल। जल्दी से जो क्वेश्चन पूछे थे कमेंट डाउन कर दो उनका आंसर, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।